हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के लेसन में हम स्पेक्ट्रम बुक के स्पेक्ट्रम रिटन बाय राजीव अहीर, इसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, इसके यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे और इस कोर्स में हम स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे और उसके सारे नोट्स को भी सही तरीके से समझेंगे। तो हमारा स्पेक्ट्रम का सबसे पहला यूनिट है सोर्सेस एंड अप्रोचेज। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और सेकेंड है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आज के लेसन में हम इस यूनिट के सबसे पहले चैप्टर यानी कि सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो क्या है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो जैसे हिस्ट्री में हमारा टाइम पीरियड है एंशिएंट, मिडाइवल और थर्ड है मॉडर्न इंडिया। तो इस तीनों में जो टाइम पीरियड है जैसे हमारा मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो इसके क्या सोर्सेस हैं यानी कि हमारे पास क्या एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडर्न इंडिया था या जो उस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से घटनाएं हुई, तो उसके सोर्सेस के बारे में समझेंगे। तो उस सोर्सेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आर्काइव्स का क्या मतलब है। यानी कि आर्काइव्स क्या है? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि हिस्ट्री मतलब उस मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स या उस टाइम में जो भी डिसीजन लिए गए थे, उस सारे कलेक्शन को कहते हैं आर्काइव्स। ठीक है, दे आर यूनिक एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जैसे उस टाइम में जो भी गवर्नमेंट थे या भी जो भी लीडर्स थे, उन्होंने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किया या लीडर्स ने जैसे कोई एक्ट पास किया उस टाइम में, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, वो जो यूनिक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी चीज़ों को हम कहते हैं आर्काइव्स। डॉक्यूमेंट्स वेर क्रिएटेड एट दैट टाइम एज ए पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, सोशल और कॉमर्शियल। यानी कि उस टाइम पीरियड के में मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री टाइम पीरियड के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए होंगे या फिर लीगल डिसीजंस और सोशल और कॉमर्शियल, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे उसे हम कहते हैं सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि वो सभी चीज़ें एक सोर्स है जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें हुई, जो भी घटनाएं हुई, उस सब के बारे में हम समझ सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि आर्काइव्स यानी कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, दे आर यूनिक एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और जो भी आर्काइव्स यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उस समय कुछ एक्टिविटी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल या फिर सोशल या कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, उन सभी चीज़ों को हम आर्काइव्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्काइवल मटेरियल्स। यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में गवर्नमेंट ने या फिर उस टाइम में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए थे। तो सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज। 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन से? बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, ये 3 थे। फिर आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कौन कौन से यूरोपियन पावर्स भारत आए थे। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिकॉर्ड, पब्लिश्ड आर्काइव्स, प्राइवेट आर्काइव्स, उसके बाद फॉरेन आर्काइव्स। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहला है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब? जैसे अभी हमारे टाइम में 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया एज ए होल वो कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो वो इंडिया को, पूरे इंडिया में लागू होता है। उसी तरीके से उस टाइम में यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया के उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी डिसीजंस लिए होंगे जो पूरे इंडिया में लागू हों, सभी डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो किसी स्टेट या फिर किसी प्रेसिडेंसी के लिए नहीं, जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो पूरे इंडिया के लिए। उसी तरीके से
और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक, उसके अंदर हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स मिलेंगे? ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आइदर रेवेन्यू, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। इसके अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में हमें एक चीज और देखने को मिलता है कि 1767 में जेम्स रेनेल को फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसमें फर्स्ट टाइम मैप ऑफ द कंट्री डिजाइन, यानी कि सबसे पहली बार इंडिया का मैप डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है? वो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। क्या है? सेकंड, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जो कि ग्रोथ, पूरे एजुकेशनल सिस्टम को ग्रो करने में मदद किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इट सैंक्शनड 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि इंडियन के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज सैंक्शन किया गया था। यह है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसी तरीके से होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। अब होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब? वो हमें इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो शुरुआत हुई 1857 से उसके आगे, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे? होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स में। उसी तरीके से होम पॉलिटिकल में हमें जो भी उस टाइम के पॉलिटिकल या कम्युनल इश्यूज थे, उसके सारे रिकॉर्ड हमें मिलेंगे होम पॉलिटिकल में। उसी तरीके से रिफॉर्म्स ऑफिस, इसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1920 to 1937, यानी कि रिफॉर्म्स ऑफिस में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव किए गए थे या फिर उसमें जो भी डिस्कशन या प्रोसीडिंग्स थी उस टाइम में, यानी कि 1920 से 1937 के बीच जो कुछ भी डिस्कशन, प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने को लेकर हुई थी, वो सारे कहाँ मिलेंगे? रिफॉर्म्स ऑफिस में। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स है, जैसे कि जो हमारा कहाँ पर है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, यानी कि पूरे इंडिया में जो कुछ भी चेंजेस के लिए पॉलिसीज आई, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि सबसे पहला एजुकेशनल रिकॉर्ड, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम के ग्रोथ होने में या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो कहाँ मिलेंगे? यानी कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के अंदर एक डिपार्टमेंट है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। उसमें हमें एजुकेशन से रिलेटेड मॉडर्न इंडिया में, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ भी डिसीजंस लिए गए थे, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी या फिर एजुकेशन से लेके जितने भी डिसीजंस लिए गए थे, वो हमें मिलेंगे एजुकेशनल रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि उस नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, जिसमें हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई और कहाँ जाके खत्म हुई, इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स में। उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट है होम पॉलिटिकल, यानी कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड के अंदर उस दौरान जो भी पॉलिटिकल या कम्युनल इश्यूज थे, वो उसके सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में। उसी तरीके से है रिफॉर्म्स ऑफिस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेके उसके बीच में जो भी अमेंडमेंट एक्ट या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, कोई भी एक्ट जो भी पास किए गए, जो भी उस पर डिसीजंस, डिस्कशंस, प्रोसीडिंग्स जो कुछ भी हुई, वो हमें मिलते हैं रिफॉर्म्स ऑफिस के अंदर, यानी कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के रिफॉर्म्स ऑफिस के अंदर हमें ये सारा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स थे, स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि जो इंडिया अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था। सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, उसके बाद फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस अदर देन ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स। हमें इन्हें समझना होगा सबसे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या थे, यानी कि
कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर ब्रिटिश का शासन था डायरेक्टली, वो हो गया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। फिर कुछ ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेशन थे जैसे कि पुर्तगीज का अधिकार था गोवा के ऊपर ब्रिटिश के आने के बाद भी, वो होंगे फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस अदर देन ब्रिटिश। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स वैसे स्टेट्स हैं जहां पर रूल तो राजा का था पर जो सारे मेजर डिसीजंस थे वो ब्रिटिश लेते थे, यानी कि दे आर इनडायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश। उनका रूलर राजा था लेकिन वो उस पर मेजर कंट्रोल ब्रिटिश का था, ब्रिटेन का था। ठीक है, तो वो होंगे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब हमें समझना है आर्काइव्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस या फिर 3 प्रेसिडेंसीज, यानी कि जो भी ब्रिटिश के राज के अंदर हमारे इंडिया का जो भी पार्ट आता था, पहले वो समझना होगा कि ये 3 प्रेसिडेंसीज थे कौन कौन। सबसे पहला बंगाल, ये रहा यहाँ से, ये पूरा पार्ट हो गया बंगाल हमारा। फिर इसके लेफ्ट में क्या है, ये रहा बॉम्बे, ये इधर साइड में ये पूरा हो गया हमारा बॉम्बे। फिर मद्रास, क्या है, ये इस साइड वाला पार्ट हो गया मद्रास। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस यानी कि मॉडर्न इंडिया के टाइम में जो ब्रिटिश का रूलिंग था वो 3 पार्ट में कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहला क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में जो कुछ भी घटनाएं हुई उस मॉडर्न इंडिया टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो बैटल ऑफ पलासी हो या फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। यानी कि बैटल ऑफ पलासी के बाद 1757 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में और स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, अब हमें एक चीज समझना है कि बंगाल में फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, फोर्ट विलियम established to protect the ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन द सिटी ऑफ कलकत्ता। यानी कि पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पूरे बंगाल के अंदर फोर्ट विलियम एक ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप किया गया ताकि वहां से पूरे ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, जो कुछ भी पूरे उस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जितने भी ट्रेड होते हैं सारा एक कह सकते हैं कि वो कैपिटल था। फोर्ट विलियम स्टैब्लिश किया गया था ताकि कंपनी वहां पर सही तरीके से ट्रेड कर सके। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद है मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज पॉलिटिकल पावर इन साउथ एंड दक्कन। यानी कि साउथ और दक्कन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राइज हो एज ए पॉलिटिकल पावर, कहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। उसी तरीके से थर्ड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पॉलिटिकल पावर गेन करती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस मुंबई। ठीक है, इसी तरीके से आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। अब दूसरे कौन कौन से पावर्स थे वो पहले तो हमें ये समझना होगा कि अमेरिका मतलब ब्रिटिश के अलावा और कौन कौन से यूरोपियन पावर्स थे जिनका राज्य भारत पे रहा। सबसे पहला है पुर्तगीज। सबसे पहला पुर्तगीज जो भारत आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आए थे और सबसे पहले यूरोपियन भारत आने वाले वही थे पुर्तगीज। उसके बाद क्या है, डच यानी कि प्रेजेंट डे में नेदरलैंड को डच, पहले के टाइम में डच कहा जाता था जिसका अभी का नाम है नेदरलैंड। सबसे पहले डच यानी कि जो नेदरलैंड के निवासी जो भारत आए थे उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। और सबसे पहले कब आए थे, 1596 में सबसे पहला डच जो भारत आया था उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद फ्रेंच और डेंस यानी कि डेंस मतलब पहले के टाइम में जिन्हें डेंस कहते थे वो अभी के क्या क्या है, डेनमार्क और नॉर्वे के जो सिटीजन्स थे उन्हें डेंस कहा जाता था।
उसी तरीके से नेदरलैंड के सिटीजन को डच। ठीक, अब हमें कुछ जानना है कि 1530 में गोवा को कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज पोजेशंस इन इंडिया बनाया गया। 1530 में गोवा को पोर्तुगीज पोजेशन का कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया है, जो टाइम पीरियड है, उस बीच में सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग यूरोपियन पावर्स थे जिनका राज रहा भारत के ऊपर। उनमें आते हैं, उनमें कौन कौन से पावर्स हैं। सबसे पहला है पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और डेन्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ पोर्तुगीज पोजेशंस इन इंडिया, यानी कि पोर्तुगीज जिन्होंने पोर्तुगीज भारत पर जो पोर्तुगीज पोजेशंस थे, यानी कि पोर्तुगीज का जिन जिन स्टेट पर रूल था या फिर उनकी क्या हिस्ट्री रही, किस तरीके से वो भारत आए, फिर कैसे उन्होंने शासन करना शुरुआत किया, इसके सारे रिकॉर्ड कहाँ मिलते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी गोवा, डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी गोवा, यानी कि पोर्तुगीज से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं गोवा में। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ डच पोजेशंस इन इंडिया, तो इंडिया में जो भी डच थे उनके जो भी पोजेशंस थे उनके सारे रिकॉर्ड मिलते हैं मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस, कोचीन एंड मालाबार, यानी कि मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में, और सेकंड स्टेट आर्काइव्स ऑफ बंगाल, बंगाल के स्टेट आर्काइव्स में। ये किसके बारे में ज्यादा था, डच पोजीशन कहाँ था बंगाल में। बंगाल में वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के चिंचूरा सिटी में जो पोजीशंस था वो था डच का। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं स्टेट आर्काइव्स ऑफ बंगाल। ठीक, उसी तरीके से रिकॉर्ड ऑफ फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया, यानी कि फ्रेंच का जहां तक शासन था भारत में, ठीक है, वो कहाँ पर था, टेकन टू पेरिस बाय फ्रेंच ऑथोरिटीज, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच ऑथोरिटीज अपने साथ लेके चले गए थे। बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स भारत को मिले सेटलमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो भी फ्रेंच पोजीशंस के थे वो पेरिस लेके चले गए थे। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ डेनिश पोजेशंस इन इंडिया, डेनिश मतलब डेनमार्क और नॉर्वे के सिटीजन्स को डेनिश कहा जाता था। तो जो भी डेनिश लोग भारत पर आए, उन्होंने जहां पर भी राज किया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या है, कोपेनहेगन डेनमार्क के कैपिटल को कहा जाता है कोपेनहेगन। जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली, वैसे ही डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। तो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ लेके चले गए थे, वो मिलते हैं। पर इसमें एक कहानी है, क्या है, 1845 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रैंक्वेबार और सीरमपुर, ये दो जगह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी उन्होंने कुछ दामों पे। यानी कि 1845 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ट्रैंक्वेबार और सीरमपुर से खत्म हो गया। तो यहाँ पर किनका राज था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उन्होंने वो दोनों जगह खरीद ली। तो 1845 से पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि 1845 से पहले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ डेनिश पोजीशन कहाँ मिलेंगे, मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। ठीक है, यानी कि 1845 से पहले के रिकॉर्ड है मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में, लेकिन उसके बाद के वो सारे कोपेनहेगन यानी कैपिटल ऑफ डेनमार्क में। ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर मॉडर्न इंडिया के जो भी टाइम पीरियड था उसके अंदर जो जुडिशियल डिसीजंस लिए गए थे, यानी कि कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अब हमें यह समझना होगा कि जब ब्रिटिश का शासन था भारत के ऊपर तो कौन कौन से कोर्ट थे। 1726 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1726, इसके अकॉर्डिंग बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इस तीनों जगह पर एक कोर्ट था जिसका नाम था मेयर्स कोर्ट। तो उस टाइम में 1726 के टाइम में जो चार्टर एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के जो मेयर कोर्ट थे वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट थे उस टाइम के। ठीक है, यानी कि 1726 के एक्ट से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में जो सबसे हाई कोर्ट जिसे बोल सकते हैं वो थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के मेयर्स कोर्ट। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये
हमें मिलता है देखने को कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट डेवलप किया गया, यानी कि 1 साल बाद, उसके 1 साल बाद ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्ट थे। ठीक है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए या फिर जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हुए, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, उन सभी चीजों को कहा जाता है जुडिशियल रिकॉर्ड। तो बंगाल के अंदर जो मेयर कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट था, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? कलकत्ता हाई कोर्ट में। इसी तरीके से रिकॉर्ड ऑफ मेयर्स कोर्ट एट बॉम्बे, इसके बॉम्बे में जो मेयर्स कोर्ट था उसका डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र सेक्रेटारिएट रिकॉर्ड ऑफिस में। उसी तरीके से मद्रास के मेयर कोर्ट का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। ठीक है, उसी तरीके से पब्लिश्ड पेपर्स, यानी कि उस टाइम में मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री जो भी बताया जाता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी पार्लियामेंट्री पेपर्स थे, जो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राउन के अंदर डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन के अंदर थी, तो उसके अंदर जो भी पेपर्स पब्लिश किए गए थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है पब्लिश्ड पेपर्स। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री पेपर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द क्राउन, reports of various royal commissions on specific subjects like education, civil reforms and famines, यानी कि एजुकेशन, सिविल रिफॉर्म्स या फेमाइंस में जो भी रिपोर्ट्स बनाए गए थे, वो जो भी पब्लिश्ड पेपर्स थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है पब्लिश्ड पेपर्स, और जिनकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया के अंदर कौन कौन से डिसीजंस लिए गए थे। प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, weekly gazettes published by the central and provincial governments। ठीक है, उसी तरीके से प्राइवेट आर्काइव्स यानी कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स लिखे थे उस टाइम में मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री को बनाने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स इंडिविजुअल्स या किसी प्राइवेट कंपनी ने जो लिखे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है प्राइवेट आर्काइव्स। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो कुछ भी लिखा, चाहे दादा भाई नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने, जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लिखे थे, वो सारे होंगे प्राइवेट आर्काइव्स। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से फॉरेन रिपोजिटरीज, रिकॉर्ड ऑफिसेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर, जैसे हमने अभी देखा था कि फ्रेंच ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके पेरिस चले, उसी तरीके से इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पर इंडिया, मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर भी हैं। तो वो कौन कौन से जगह? सबसे पहला हमारा इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन। क्या? इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो उनके जितने भी मीटिंग्स या प्रोसीडिंग्स थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन में। मीटिंग्स एंड रिकॉर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमिटीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने आए थे, उसके सारे मीटिंग्स और रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स लंदन में। उसी तरीके से रिकॉर्ड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडियन काउंसिल। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड है ब्रिटिश म्यूजियम। अब हमारे पास है, पहला क्या था? इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन, उसके बाद ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर हमें पेपर्स ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉयज, सेक्रेटरीज, यानी कि ब्रिटिश वाइसरॉयज और सेक्रेटरीज के पेपर्स देखने को मिलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। हाई रैंक सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स पोस्टेड इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश के जो हाई रैंक सिविल या मिलिट्री ऑफिशियल्स जो इंडिया में पोस्टेड हुए थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलता है। उसी तरीके से चर्च मिशनरी सोसाइटी
लंदन, लंदन में जो चर्च मिशनरी सोसाइटी है, इसके अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया यानी उस मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी एजुकेशनल या सोशल डेवलपमेंट हुए थे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है? चर्च मिशनरी सोसाइटी लंदन में। ठीक है। इसी तरीके से द आर्काइव्स नेशनले पेरिस, यानी पेरिस में जो ये आर्काइव्स है, इसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए थे उससे रिलेटेड। उसी तरीके से आर्काइव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर। ये जो आर्काइव्स हैं फ्रेंच मिनिस्ट्रीज के, इसके अंदर हमें हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमें मिलते हैं द आर्काइव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर। उसी तरीके से द हेग रक्सैड चीफ, नेदरलैंड के कैपिटल में, इस जगह पर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उसके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर देखने में। ठीक है। इसी तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस कोपेनहेगन, यानी डेनमार्क के कैपिटल में भी जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसके अंदर डेनिश पोजेशंस ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। उसी तरीके से एक और रिकॉर्ड ऑफिस है रिकॉर्ड ऑफिस लिप्सन, इसके अंदर भी मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी लोग बाहर से आए थे, यानी यूरोपियन पावर्स जो भी भारत आए थे राज करने के लिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने इस लेक्चर में बेसिक सारा कुछ क्लियर कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स वगैरह लिखी गई थी उस मॉडर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक हम उम्मीद है सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।